इकोनॉमी सर्वे ऑफ बिहार। हम सब आज दोस्तों बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु लेकर के बीपीएससी 2022 की जो अप्रैल में अनुमानित है, डेट बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, लेकिन हम सबको अपना प्रयास, अपना सब जो प्रैक्टिस है, स्टडी है, उसको जोर शोर से आगे बढ़ाए हुए रखना है। इकोनॉमी सर्वे के मेन पॉइंट को लेकर के हम बात करेंगे और इसके साथ हम सब इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट है उसे भी रिवाइज करते हुए चलेंगे, ताकि आने वाले परीक्षाओं में या तो बजट से सवाल पूछे, कंसेप्ट से सवाल पूछे, करंट इशू से सवाल पूछे, डाटा से सवाल पूछे, हम उसे आसानी से टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। आइए, इकोनॉमी सर्वे और बिहार में मिथिला एस अकेडमी आप सबका स्वागत है और शुरू करते हैं बिना समय गवाए। समय बहुत कम है, पढ़ना ज्यादा है। इकोनॉमी सर्वे ऑफ बिहार में सबसे पहले हमने ये डाटा उठाए हैं। सकल घरेलू उत्पाद, व्हाट इज जीएसडीपी। जीएसडीपी किसी भी यहाँ पर कीवर्ड को ध्यान रखना है दोस्तों। 1 मिनट के लिए हम रिवाइज करेंगे इसकी डिफिनीशन को, क्योंकि इस पर सवाल आ सकता है। किसी भी स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर, किसी भी स्पेसिफिक टाइम के अंदर सभी वस्तु और सेवाओं के निर्माण के मौद्रिक मूल्य को राज्य के घरेलू उत्पाद कहते हैं, या किसी भी राष्ट्र के घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब इस सकल घरेलू उत्पाद की इस परिभाषाओं में हमने कीवर्ड क्या देखा कि बाउंड्री और स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। अब इसमें क्या रहा, 2020-21 में जो 2000 हम लोग जो पीपीएससी 2022 के लिए देख रहे हैं, तो 2020-21 में आंकड़ा जो आ रहा है वो क्या है कि 2.5%, 2.5% की जो है सो इंक्रीज हुई है जो बिहार की जीएसडीपी में। ये कम क्यों है? इतनी कम तो नहीं होती थी। इसके कम होने के पीछे एक ही रीजन है, सबको पता है, कोविड के कारण। और ये नेशनल जीडीपी ग्रोथ रेट से ये ज्यादा है। और नेशनल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, मैंने जानबूझकर यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, आप सब इसे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो जो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी सर्वे बिहार से ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रू अप 2.5% in 2020 and 21, and the growth rate is better than the national average despite the effective of the lockdown imposed to prevent the COVID-19 epidemic। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का 2.5% की वृद्धि हुई है। फिर दूसरे आंकड़ा, इस आंकड़ा को याद रखना पूछेगा। सर्वेक्षण के अनुसार मौजूदा बाजार मूल्य पर मार्केट प्राइस यहाँ पर कीवर्ड है। मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस में इन्फ्लेशन ऐड होता है दोस्तों। हम सब इकोनॉमी के टर्म में दो प्राइस पढ़ते हैं, एक रियल प्राइस, एक नॉमिनल प्राइस। नॉमिनल प्राइस में क्या होता है, हम किसी भी ईयर के बेस प्राइस लेते हुए और आज के ईयर में जो भी हमारा इंक्रीज हुआ है उसके आधार पर जो आंकते हैं तो उसे नॉमिनल प्राइस कहते हैं। लेकिन जिसमें इन्फ्लेशन ऐड कर देते हैं वो रियल हो जाता है। तो आज के रेट के अकॉर्डिंग इस साल जितना भी प्रोडक्शन हुआ, सर्विस का हो या गुड्स का हो, तो उसे हम बाजार मूल्य पर कहते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन ऐड है। तो दौरान अकॉर्डिंग टू द सर्वे द पर कैपिटा इनकम इन बिहार स्टूड आर एस 50,555, 50,555 रुपये पर कैपिटा इनकम बिहार की होगी। पर कैपिटा बिहार की इनकम कैसे निकलते हैं? जितनी भी राज्य की इनकम है, जितनी भी राज्य ने संपत्ति अर्जित किया उस पर्टिकुलर समय में, उसको राज्य के पूरे पॉपुलेशन से डिवाइड करके जो पर कैपिटा इनकम निकलता है उसे पूरे इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो पर कैपिटा इनकम निकल जाता है। जबकि हम राष्ट्र का देखें, इंडिया का क्या है, तो 86,659। इसे याद रखना दोस्तों, ये आंकड़ा याद पूछ सकता है। उसके बाद ड्यूरिंग द लास्ट 5 years 2016 and 17 to 2020 to 21 बिहार grew at the highest rate of 2.3% in primary sector, 4.8% in secondary sector and tertiary sector में 8.5%। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, एक बार हम कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। प्राइमरी सेक्टर में क्या आ गया? एग्रीकल्चर आ गया, मिन्स एंड मिनरल हो गया, खनन और उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, यह प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र के हम समझने के लिए कोई ज्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे पहले देखना है जिसे हम नेचुरल से एज इट इज रिसीव करते हैं और वो प्राइमरी फॉर्म में ही होता है, उसे हम सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कृषि हो गया, आयरन और निकालना, एल्युमिनियम निकालना, ये सारे जब हम खनन करके जमीन के अंदर से निकालते हैं तो उसे प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। और जो ही धान गेहूं चावल को उगा लेते हैं, आयरन और को जमीन से निकाल लेते हैं, उसे फैक्ट्री में ले जा सकते हैं,
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ले जाते हैं तो वह सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आ गई, फूड प्रोसेसिंग आ गई, इन सारे सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। और टर्शियरी सेक्टर क्या आ गई, ट्रांसपोर्ट आ गई, कम्युनिकेशन आ गई, और मार्केट का इवैल्यूएशन हो गई, मैनेजमेंट आ गई, बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स आ गई, केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स हो गई। ये सारे टर्शियरी सेक्टर में आ गए। हमने तो कंट्री में देखा 1991 में जब इकोनॉमी रिवॉल्यूशन मनमोहन सिंह सरकार के अंतर्गत हुआ तो उस समय क्या क्या हुआ कि हमने तो पूरे विश्व के लिए अपने एफडीआई का बाजार खोल दिया, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा एफडीआई टर्शरी सेक्टर में आ गया और इंडिया सीधे प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट हो गया। सेकेंडरी सेक्टर में इंडिया कमजोर हो गया। आज तक भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर दिखती है, जबकि वर्ल्ड की कारखाना फैक्ट्री चाइना बन गई, क्योंकि उसको वहां पर से प्राइमरी सेक्टर से जो एक प्रोसेस होता है इकोनॉमी के प्रोग्रेस का, उसमें चाइना ने बाजी मार लिया और प्राइमरी सेक्टर से अपने कंट्री को सेकेंडरी सेक्टर में लेके। इसका क्या पॉजिटिव है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करती है और रोजगारदायी क्षेत्र होने के कारण चाइना अपने देशों की गरीबी खत्म कर दिया, पर कैपिटा इनकम बढ़ा लिया, जबकि भारत पिछड़ गया। तो इस तरह से इंडिया ने प्राइमरी सेक्टर के बाद टर्शरी सेक्टर में पहुंच गया और हमारे जो जीडीपी है जो मोर देन 60% सर्विस सेक्टर से इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। अब बिहार में भी देखिए किस तरह से यही गति पकड़ रही है। बिहार की जो प्राइमरी सेक्टर में 2.3% रही, सेकेंडरी सेक्टर में 4.8% रही और टर्शरी सेक्टर में 8.5% रही। तो प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में वृद्धि और उससे भी ज्यादा टर्शरी सेक्टर में वृद्धि देखने के लिए इसीलिए मिल रही है कि बिहार में रॉ मटेरियल का जो माइन मिनरल्स है इसका अभाव पाया जाता है। इसके कारण वहां पर सर्विस सेक्टर लग रहे हैं और सर्विस सेक्टर की वृद्धि देखी जा रही है, जिसके कारण बिहार में भी जो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो इकोनॉमी के पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, ठीक उसी के रास्ते पर बिहार चलता हुआ दिख रहा है। और ये आंकड़ा वही कह रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में, ये आंकड़ा याद रखना है हमें, 2016 से 17 से 2020 से 21, यानी ये 5 साल की आंकड़ों में ऑब्जर्वेशन डाटा है। 2.3% प्राइमरी सेक्टर में, 4.8% सेकेंडरी सेक्टर में और 8.5% टर्शरी सेक्टर में। इसे याद रखना दोस्तों। उसके बाद राज्य में पिछले 5 वर्षों में 2016-17 से 2021 के दौरान कृषि और संबंध क्षेत्र में कृषि इंपोर्टेंट है। एग्रीकल्चर से हर साल 2 सवाल किसी न किसी रूप में बीपीएससी से आता ही आता है, फिर से पूछेगा, इसीलिए इसे याद रखना। एक एग्रीकल्चर के कंसेप्ट से पूछेगा, दूसरा डाटा से पूछेगा। इसीलिए हम इस डाटा को अब डबल दूसरे स्लाइड में दूसरी बार लेकर के आए हैं दोस्तों आप सबके लिए। दौरान कृषि और संबंध क्षेत्र में 2.1% की दर से वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र में भी पिछले 5 वर्ष में 2.1% की दर से वृद्धि हुई है। पिछले 5 वर्ष के दौरान कृषि और एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर क्या हुआ, मत्स्य पालन हो गया, पशुधन हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, फिशरीज हो गया। फिशरीज को क्या कहते हैं, नीली क्रांति कहते हैं। ऐसे ही श्वेत क्रांति, फ्लड क्रांति, इन सब को दोस्तों रिवाइज जरूर कर देना, इन पर सवाल पूछते रहते हैं और फिर पूछ सकता है। तो यह कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ने के पीछे रीजन ही है, क्योंकि मत्स्य सेक्टर बढ़ेगा कि लाइव स्टॉक बढ़ेगा कि क्योंकि उनके मैन्योर से, गोबर से हम सब बायो कंपोस्ट खाद बनाते हैं और नेचुरल जीरो फार्मिंग जो एग्रीकल्चर की जीरो कॉस्ट से जो एग्रीकल्चर होने के लिए है, ताकि हम लोग कम से कम फर्टिलिटी जो उर्वरक है, पोटास है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है, उसे कम से कम उपयोग करें और नेचुरल खेती की ओर बढ़े। तो इस तरह से लाइव स्टॉक बढ़ना जरूरी है और इसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है। पशुधन और मत्स्य पालन में वृद्धि दर 10% एवं 7% रही। पशुधन में, लाइव स्टॉक में 10% और मत्स्य पालन में, मछली पालन में 7% देखने को मिली है और एग्रीकल्चर में ओवरऑल जो सेक्टर है 2.1% देखने को मिली है। फिर आगे दूसरे आंकड़ा की ओर बढ़ते हैं। तो पिछले 10 वर्ष में राज्य का शहरीकरण, द अर्बनाइजेशन ऑफ द स्टेट हैज इंक्रीज very rapidly in the last 10 years according to the 2011 census। हम लोग ने आज तक देखा कि 2011 की डाटा से बीपीएससी में पिछली 66 में भी पूछा था, 65 में भी पूछा था और 67 में 101% पूछेगा। इसलिए इन डाटाओं को आंकड़ा लेकर के हमने यहाँ पर जगह दिया इन्हें। That census, the level of urbanization in Bihar was just 11.3%।
which has increased to 15.3% at present. अब अर्बनाइजेशन का बढ़ने का क्या इंगित करता है, यह एक थोड़ा एनालाइज टाइप पर आजकल बीपीएससी के यूपीएससी के तर्ज पर बीपीएससी में भी सवाल पूछता रहता है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा हम आप समझने का कोशिश ज्यादा करेंगे कि अर्बनाइजेशन बढ़ने का मतलब है कि जो बिहार कृषि प्रधान क्षेत्र है, भारत ही कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन जिस तरह से हमने टर्शरी सेक्टर में देखा कि 4.8%, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में जो वृद्धि हो रही है प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा, इसके कारण लोगों का इम्प्लीमेंट फैक्ट्री सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में रोजगार ज्यादा जनरेट हो रहा है, जिसके कारण अब स्वाभाविक है गांव में तो प्राइमरी सेक्टर का ही काम होगा, लेकिन शहर में फैक्ट्री लगती है, बीपीओ सर्विस सेक्टर लगती है, इनके कारण लोगों का पलायन गांव से शहर की ओर बढ़ता जा रहा है, जिससे शहरीकरण का प्रतिशत भी, जनसंख्या भी बढ़ता जा रहा है, शहरीकरण की अपना एरिया भी बढ़ता जा रहा है, और उसी के कारण उसी रिलेटेड फिर पोल्यूशन, फिर वाटर स्कार्सिटी, फिर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वो सारे चीज को सोचते चले जा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, पीस एंड स्टेबिलिटी है, तो इन सारे चीजों का अपना एक नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट होता रहता है। तो शहरीकरण बढ़ने का वही रीजन है क्योंकि बिहार भी नेशनल की तर्ज पर अपना टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाता जा रहा है, उस डेवलपमेंट को अचीव करते हुए राष्ट्र के रास्ते पर बढ़ता चला जा रहा है। तो 11.3% की दर से जो वर्तमान में 15.3% हो गया, तो शहरीकरण का क्या रैपिड तेजी से बढ़ता हुआ बिहार एक शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। अब लाइक द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, अब डिस्पैरिटी को आर्थिक असमानता, इट्स वेरी हॉट टॉपिक। ये पुअर अर्बनाइजेशन, रूरल एरिया, इन सब पर हर बार सवाल आते हैं, तो डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है, इस पर भी सवाल आना ही है, इसलिए इसमें जनरली ये पूछ देते हैं कि नीचे से पूछ देते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि पटना राजधानी है, उसके बाद फिर ये नालंदा, मुंगेर, ये सब थोड़ा चर्चित है, तो इसमें तुक्का मार करके लोग सवाल सही कर लेते हैं, लेकिन नीचे से जनरली पूछ देते हैं, जिसमें हम आगे वाले स्लाइड में आपको मिलेगा कि कमजोर जिले की जो है तो कैसी है, इसमें जो है कि इसमें जो आर्थिक असमानता के तरह शहरीकरण में भी काफी असमानता बताई गई है। पटना जिले में शहरीकरण का स्तर सर्वाधिक 44.3% है, इसके अतिरिक्त सिर्फ 2 जिले मुंगेर 28.3% और नालंदा 26.2% में ही शहरीकरण का प्रतिशत 25 से अधिक है। तो इस तरह से 3 ही ऐसा बिहार का डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि 25% से ज्यादा अर्बनाइजेशन है, हुआ है, जिसमें पटना है, मुंगेर है, नालंदा है, पीएमएन ऐसे शॉर्ट फॉर्म हम लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद 2019-20 के आंकड़ों के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना जिले हजार, अब पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट का विभाजन देखें तो पटना जिले 131.1 हजार रुपए के साथ सबसे ऊपर है, स्वाभाविक है, पटना सबसे धनी डिस्ट्रिक्ट है। वहीं दूसरे नंबर पर बेगूसराय जिला है, और ये चौंकाने वाला नाम है, ये नाम हम सबको भी एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। बेगूसराय सेकंड नंबर पर है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 51.4 थाउजेंड रुपये है, और ये इसलिए आप सबको इस ध्यान ये रखना होगा कि पटना के बाद बेगूसराय है, यह गलती करने का, परीक्षा में गलती होने का यहाँ पर चांस है, बेगूसराय को याद रखना है पटना के बाद। उसके बाद मुंगेर है 44.3 थाउजेंड, उसके बाद भागलपुर है। तो और इसके बाद नीचे से फिर शुरू करें तो इस तरह से है कि कम प्रति व्यक्ति है, पर कैपिटा जो कम है उसमें है शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी 19.96 हजार, 20.6, 19,000, 20,000, 22,000, इस तरह से अगर डाटा भी आ जाए तो हम लोग इसे याद रख सकते हैं। शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी नीचे से, और ऊपर से पटना, भागलपुर, पटना, बेगूसराय और मुंगेर, पटना, बेगूसराय और मुंगेर, शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी, यह लोअर में, और वो पटना से हो गया शुरू अपर में। इसके बाद राज्य सरकार का कुल खर्च, इट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन 2021 इंक्रीज बाय 13%। अब सरकार की खर्चे बढ़ रही है, प्रीवियस ईयर इज 1,65,69,000, 1 करोड़, which is include 26,260 करोड़। ये जो 13.4% सरकार की खर्चे बढ़ी है, यह खर्चे किस तरह की पड़ती है? सरकार की खर्चे दो तरह की होते हैं, यहाँ पर एक कंसेप्ट है दोस्तों, इसलिए थोड़ा समझते हुए चलेंगे।
कैपिटल एक्सपेंसेज एंड रिवेन्यू एक्सपेंसेज। कैपिटल एक्सपेंसेज किसे कहते हैं? ऐसा एक्सपेंसेज जिनसे सरकार को रिटर्न आएगा, और ऐसा एक्सपेंसेज जिस इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं मिलने वाली, उसे रिवेन्यू एक्सपेंसेज कहते हैं, और जिससे गवर्नमेंट को रिटर्न आएगी उसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे रोड बनाना, सड़क बनाना, ओवर ब्रिज बनाना, फैक्ट्री खड़ा करना है, उद्योग लगाना, पीएसयू खड़ाना, ऑफिस बनाना, ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या हो गया? पेंशन देना, सैलरी देना, छठे वेतन बढ़ा देना, डीए बढ़ा देना, किसी में ऐसा रिपेयर और मेंटेनेंस कराना जिसके कारण उसकी लाइफ इंप्रूव नहीं हो बल्कि काम चला हो, तो ऐसे को एक्सपेंसेस को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर कर रखते हैं। दोस्तों ये कंसेप्ट है, और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर का जोड़ पूछ सकता है, इसे हम लोग को ध्यान रखेंगे। इसके आंकड़ाओं को देखें तो 13.4% हम सबका एक्सपेंसेस बिहार सरकार का बढ़ा है, और इसमें कैपिटल एक्सपेंसेज है कैपिटल एक्सपेंसेज है 1,39,493 करोड़ रुपये, जिसमें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और 1,65,696 करोड़ रुपये पहुंच गया है इसकी टोटल खर्च बिहार सरकार की। तो इस तरह से ये आंकड़ा को याद रख सकते हैं। इसके बाद हम सब फिर बिहार सरकार की स्कीम लेकर के आएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, इसे आप सब जरूर ध्यान से देख लें। और यह आंकड़ा सारे ऐसे है जिसमें कि हम सब ने कंसेप्ट को भी कवर किया, सवाल को भी कवर किया, और यहीं से सवाल आते हैं और ऐसे ही सवाल होते हैं। आप सब इसे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।